नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, सहायक आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान। आज इस सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वह विषय है शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधित चिंताएं और गुणवत्ता सुनिश्चयन, जिसे हम लोग गुणवत्ता आश्वासन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण आयाम है और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर नहीं कर देते हैं, तब तक एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना एक स्वप्न ही रहेगी। और इसमें गुणवत्ता सुनिश्चयन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, की भी एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका हो सकती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर इस पूरे सत्र में मैं आपके साथ विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी किसे कहेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक मानक डिक्शनरी है और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसको गुणवत्ता को डिफाइन करते हुए कहता है कि किसी एक प्रकार की वस्तु या मानक के सापेक्ष उसी प्रकार की अन्य वस्तु के गुण का मापन और उसमें श्रेष्ठता के अंश का निर्धारण ही गुणवत्ता है। अर्थात किसी मानक के सापेक्ष जब हम किसी वस्तु विशेष के या किसी सेवा विशेष की गुणवत्ता को मापते हैं तो उसको ही हम लोग क्वालिटी कहते हैं, उसको ही हम लोग गुणवत्ता कहते हैं। इस परिभाषा पर यदि हम लोग विचार करें ठीक तरीके से तो यह बात समझ में आती है कि मूलतः गुणवत्ता का आशय वस्तु में निहित श्रेष्ठता से है। किसी भी वस्तु या सेवा में वह अपने पूरे के पूरे परफॉर्मेंस में कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी से इसका आशय है। इस परिभाषा का यह भी निहितार्थ है कि वस्तुतः गुणवत्ता श्रेष्ठता का पैमाना है या श्रेष्ठता का स्तर है। मूलतः गुणवत्ता किसी वस्तु की गुणवत्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति एक पैरामीटर के अनुसार निहित या स्पष्ट जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसमें होता यह है कि जब भी हम कहते हैं कि कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु एक निश्चित गुणवत्ता की है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने कोई पैरामीटर निर्धारित कर रखा है, हमने कुछ मानदंड निर्धारित कर रखे हैं और उन मानदंडों के आधार पर ही हम यह घोषणा करते हैं कि कोई वस्तु या सेवा गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। मूलतः गुणवत्ता से तात्पर्य है कि कोई वस्तु या सेवा जो किसी वस्तु या सेवा से कितनी उत्कृष्ट या बेहतर है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में या मार्केट में जाता है तो उसके विचार में वस्तु की उच्चतम गुणवत्ता सर्वोपरि होती है, क्योंकि उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तु ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ या मजबूत होती है। तो हम लोग इसको एक उदाहरण से यदि समझने की कोशिश करें, सामान्यतया हम लोग पेन खरीदने यदि जाते हैं बाजार में तो हम एक ब्रांड विशेष के पेन को तरजीह देते हैं। उसका कारण यह होता है कि वह एक आजमाई हुई चीज़ होती है और वो उच्चतम गुणवत्ता की होती है, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जब कम कीमत की वस्तु खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग उस पेन के समान ही कोई दूसरा पेन मांगते हैं जिसकी कीमत कम हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ब्रांड विशेष का पेन जो है वो ज़्यादा महंगा है और ज़्यादा अच्छा है और उसी गुणवत्ता के सापेक्ष हम दूसरा पेन खरीदना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग किसे कहेंगे। तो कुछ मानदंड हो सकते हैं जिसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि ऐसी शिक्षा है तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन है, वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जैसे कि जो शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमताओं को समझे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकेशन में जब भी हम लोग गुणवत्ता की बात करते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में सदा और सर्वदा विद्यार्थी ही होते हैं। यदि विद्यार्थी की संतुष्टि पूर्णतः नहीं है
और हम लोग उस विषय विशेष में जिसमें कि शिक्षण अधिगम किया जा रहा हो, विद्यार्थी की रुचि को जागृत कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यह शिक्षा फेल हो रही है, यह शिक्षा नाकाम हो रही है। तो सबसे पहली आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कि जो भी शिक्षा हम लोग विद्यार्थियों को दे रहे हैं वह विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। यदि कोई विद्यार्थी की रुचि सीखने में अलग तरीके से है तो जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उस तरीके से ही हमें सिखाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग पेडागोजी है वह विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, वह विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और जिस प्रकार से वह सीख सकते हैं उन्हें उसी प्रकार से सिखाना चाहिए, न कि उस प्रकार से सिखाना चाहिए जिस प्रकार से कि आप सिखाना चाहते हैं। दूसरी बात इसमें है कि हम लोगों को विद्यार्थियों की क्षमताओं को भी समझना होगा। यदि हम लोग विद्यार्थियों की क्षमताओं को नहीं समझेंगे तो हम लोग विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श पेडागोजी, एक आदर्श शिक्षण शास्त्र की रचना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमताओं को हम लोग ठीक तरीके से समझें और उसी के हिसाब से अपनी टीचिंग लर्निंग पेडागोजी, शिक्षण अधिगम, शिक्षण शास्त्र निर्धारित करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग हो, जो समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कालांतर में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि मैनेजमेंट एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन में खूब सारे कॉलेजेस पैदा हो गए। इन कॉलेजेस के पैदा होने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स पैदा होने लगे और उनके लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे समाज में, हमारे सरकार द्वारा नहीं की जा पा रही थी। तो बात यह है कि हमें इस प्रकार की शिक्षा ही सृजित करनी चाहिए, इस प्रकार के शिक्षा का ही माहौल बनाना चाहिए जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद हैं। तो इस बात का यदि ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे तो वह शिक्षा निश्चित तौर पे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। तीसरा जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को ऐसी शिक्षा ही देनी है जिससे कि विद्यार्थी जीविकोपार्जन के योग्य बन पाएं। विद्यार्थियों के जीविकोपार्जन के योग्य बनाने से तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था सृजित करनी होगी जिससे कि विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। कई बार हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसके द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है, विद्यार्थी के रूप में जो उत्पाद निकलता है, वह कई बार इंडस्ट्री के आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता है। तो जो ये कॉलेजेस या शिक्षण संस्थाओं से निकले जो विद्यार्थी हैं वह उन इंडस्ट्री सेक्टर्स में जाकर के जॉब नहीं कर पाते हैं। तो जो ये इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसको भी पाटने की आवश्यकता है और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पैदा करने की आवश्यकता है कि यदि विद्यार्थी कॉलेजेस से पढ़ के बाहर आता है तो वह स्वयं के जीविकोपार्जन के योग्य बन पाए, स्वयं की जीविका को ठीक तरीके से, सम्मानित तरीके से संचालित कर पाए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वह है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए, शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, चाहे आप आइडियलिज्म के उद्देश्यों को लें, प्रैग्मेटिज्म के उद्देश्यों को लें, एग्जिस्टेंशियलिज्म के उद्देश्यों को लें, जो भी उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित किए गए हैं सरकारों के द्वारा या समाज के द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कैसे उद्देश्य ये हो सकते हैं? यह उद्देश्य हो सकते हैं एक अच्छा नागरिक तैयार करना, या समाजोपयोगी नागरिक तैयार करना, या ऐसा नागरिक तैयार करना जो भारतीय संविधान में आस्था रखे, जो मानवीय सभ्यता के लिए अपना योगदान दे सके। तो ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सबसे अंतिम जिस पर मैं आज विचार करूंगा वह होगा जीवन कौशलों का विकास करना। लाइफ स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है,
समाज में जाता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़कर, शैक्षणिक संस्थाओं से पढ़कर, तो आवश्यकता होती है कि वह समाज में एडजस्ट कर सके। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हुआ बच्चा बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहा है, किंतु वह जीवन में सफल नहीं हो पाया, वह आत्महत्या की तरफ उद्यत हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जीवन कौशलों का भी विकास हो, कि विद्यार्थी जब समाज में जाए तो समाज में जाकर के वह उस समाज के साथ एडजस्ट भी कर सके, ठीक तरीके से अपने आप को स्थापित कर सके और किसी भी इस तरह की हरकत में ना इन्वॉल्व हो जो कि एंटी सोशल हो, जो कि समाज के विरुद्ध हो। यदि इस प्रकार की शिक्षा पर यदि हम लोग चर्चा करें और इस प्रकार की शिक्षा के प्रति उद्यत हों, तो ऐसी शिक्षा को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब इस पर एक महत्वपूर्ण कमीशन भी रहा है और शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग डेलर्स कमीशन जो 1996 में जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसने शिक्षा की प्रकृति के संबंध में कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रूटेड इन कल्चर हो और कमिटेड टू प्रोग्रेस हो। इस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक ही शिक्षा की मूलभूत संकल्पना को स्पष्ट करता है और इसका शीर्षक है द ट्रेजर विद इन। यह 1993 में यूनेस्को सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिस पर मैं एक एक करके बातचीत करूंगा। पहला उद्देश्य था लर्निंग टू बी, अर्थात बनना सीखना। दूसरा उद्देश्य था करना सीखना, लर्निंग टू डू। तीसरा उद्देश्य था जानना सीखना, अर्थात लर्निंग टू नो। और चौथा उद्देश्य था एक साथ रहना सीखना, अर्थात लर्निंग टू लिव टुगेदर, जो कि मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ये चारों महत्वपूर्ण सोपान हैं, यह चारों महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन चारों बिंदुओं पर यदि हम लोग विचार करें तो पाते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। हम लोगों को एक साथ रहना सीखना होगा। और जब डेलर्स कमीशन इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था तो पूरी दुनिया भर से विद्वान, पूरी दुनिया भर से शिक्षाविद एकत्रित हुए थे और उन सब लोगों ने मिलकर दुनिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह 4 शिक्षण अधिगम उद्देश्य निर्धारित किए। शिक्षा के इन 4 स्तंभों में यह परिलक्षित होता है कि शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के विचार का दुनिया भर के देशों में नीतिगत बहस, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा और दुनिया के अन्य देशों ने इन 4 स्तंभों को अपने पाठ्यक्रमों में, अपने पेडागॉजी में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने टीचर एजुकेशन में शामिल करने की पहल की। इसके अतिरिक्त डेलर्स आयोग ने इस शताब्दी में युवा के सामने आने वाले 7 प्रकार के वैचारिक विरोधाभासों का भी उल्लेख किया है। यह है लोकल वर्सेस ग्लोबल, अर्थात स्थानीय अथवा वैश्विक, यूनिवर्सल वर्सेस इंडिविजुअल, अर्थात सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिगत। तीसरा ट्रेडिशंस वर्सेस मॉडर्निटी, अर्थात परंपरा वर्सेस आधुनिकता। लॉन्ग टर्म टारगेट्स वर्सेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, अर्थात दीर्घकालिक लक्ष्य बनाम अल्पकालिक लाभ। कंपटीशन वर्सेस इक्वलिटी, अर्थात स्पर्धा बनाम समानता। फिजिकल सेटिस्फैक्शन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, अर्थात भौतिक संतुष्टि बनाम आध्यात्मिकता। और सबसे आखिरी नॉलेज वर्सेस कैपेसिटी टू एसिमिलेट, अर्थात जानकारियों का संग्रह बनाम विचार ग्राह्यता। और यह सभी कॉन्फ्लिक्ट्स वर्सेस कैपेसिटी टू एसिमिलेट ने हमें समाज जीवन में चारों ओर दिखाई दे रहे शिक्षा का कार्य अगली पीढ़ी को इन सभी संघर्षों में केवल 2-2 के जोड़ में से किसी एक को चुनने का नहीं, बल्कि उनके बीच समुचित संतुलन स्थापित करने की क्षमता का विकास करना भी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व हो सकता है पाठ्यक्रम। हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत बार पाठ्यक्रम सेंट्रिक है, करिकुलम सेंट्रिक है। यदि अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। पर्यावरण, आसपास का माहौल, शैक्षिक माहौल, जिसे हम लोग एजुकेशनल एनवायरनमेंट कहते हैं। तीसरा हो सकता है शिक्षक। यदि क्वालिटी टीचर्स हैं
तो क्वालिटी एजुकेशन की अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है क्वालिटी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें कि अच्छे शिक्षक तैयार हों और वह जाके समाज में अच्छी भूमिका निभा सकें। चौथा, विद्यार्थी ऐसे हों जो सीखने के प्रति उद्यत हों, जो कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, उसके करीब हों। विद्यालय का बुनियादी ढांचा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कूल में यदि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं होंगी तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी भी बेहतर हो सके। तो स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है वह भी बेहतर होना चाहिए। और समाज भी ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को नया सीखने के लिए, नया पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, और जब वह नया सीख कर और नया पढ़कर आपके पास आए, समाज के पास आए, तो समाज उन्हें स्वीकार करे और सम्मान प्रदान करे। इन तत्वों को यदि हम लोग भारतीय शिक्षा में ठीक तरीके से समाहित करने का यत्न करते हैं तो हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के करीब पहुंच पाने में सफल हो पाएंगे। शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधी चिंताएं क्या हैं? सबसे पहली चिंता है शिक्षक विद्यार्थी अनुपात। यह एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है, एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है। वहाँ पर विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपस्थिति थोड़ी कम होती है। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि सैकड़ों विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रहता है। इस अनुपात को यदि हम लोग ठीक कर पाएँ और एक शिक्षक के पास एक शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात जो है वो एक संबंधित 30 हो, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता थोड़ी बेहतर होगी। कहने का तात्पर्य है कि मिनिमम एक संबंधित 30 हो। यह कोई आदर्श संख्या नहीं है, किंतु यदि यहाँ तक भी पहुँच पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमारे जो एजुकेशनल उद्देश्य हैं, हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, वह भी हमें बेहतर करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग अपनी गुणवत्ता को प्राप्त कर सके। हम लोग सामान्यतया देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में और कई बार विश्वविद्यालयों में भी, सरकारी विश्वविद्यालयों में भी, कि शिक्षकों हेतु शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्य भी दे दिए जाते हैं। यह भी एक ऐसा पहलू है जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित होता है। शिक्षक अन्य कार्यों में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आप जनगणना के कार्य हो सकते हैं, चुनाव ड्यूटी के कार्य हो सकते हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि शिक्षकों ने राशन बांटने तक का कार्य किया। तो इस तरीके के कार्यों से होता क्या है कि शिक्षकों का जो फोकस है वो एजुकेशन से हटकर उन कार्यों पर चला जाता है, जिससे निश्चित तौर पे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षकों का मनोबल भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि शिक्षक आत्मविश्वास के साथ अपनी कक्षाओं में जाएगा तो वह आत्मविश्वास वाले विद्यार्थियों का सृजन करेगा। यदि वह खुद का टूटा हुआ मनोबल लेकर यदि अपनी कक्षाओं में जाएगा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उच्च मनोबल वाले विद्यार्थियों का सृजन कर पाने में वह सक्षम हो पाएगा। प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय सुधार भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जिसे हम लोग लाल फीताशाही कहते हैं, उन वजहों से भी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उनको भी काउंटर करने की, उनको भी एड्रेस करने की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, यदि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बेहतर होंगी तो शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर बेहतर हो पाएगी। करिकुलम के आसपास की जो राजनीति है वह भी कई बार इसको प्रभावित करती है। तो पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों को हम लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम और उन पाठ्यक्रमों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए एक बृहद स्तर पर कार्य योजना बनानी चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार हम लोग विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यक्षमता के अभाव में विश्वविद्यालय नीचे चले जाते हैं। यही मामला बिल्कुल विद्यालयों के संदर्भ में और प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में भी लागू होता है। यदि वहाँ का प्रधानाचार्य एक अच्छी बेहतर नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति होगा तो वह अपने अध्यापकों को भी मोटिवेट कर पाने में सक्षम हो पाएगा, और यदि अध्यापक मोटिवेट होंगे तो निश्चित तौर पे अपने कक्ष में बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करेंगे और विद्यार्थियों को ठीक तरीके से गाइडेंस प्रदान कर पाएंगे।
राजनीतिक प्रतिबद्धता भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा जितनी भी बातें अब तक हुई वह बहुत सारा हमारे शिक्षा नीति पर निर्भर करता है, और एक बेहतर शिक्षा नीति तभी हमारे हाथ में हो सकती है जबकि राजनीतिक प्रतिबद्धता मौजूद हो, राजनीतिक रूप से हमारे जो राजनेता हैं वो प्रतिबद्ध हो और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनकी सोच सकारात्मक हो। तो इन सारे मुद्दों को यदि एड्रेस करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर कर पाएंगे। अब बात करते हैं गुणवत्ता सुनिश्चयन की। गुणवत्ता सुनिश्चयन को हम लोग गुणवत्ता आश्वासन भी कहते हैं। गुणवत्ता आश्वासन मूलतः उत्पादों में गलतियों को रोकने का और ग्राहकों को उपाय या सेवाएं प्रदान करते वक्त समस्याओं से बचाने का एक तरीका है। इसे हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं। मूलतः यह गुणवत्ता प्रबंधन का वह हिस्सा है जो यह विश्वास प्रदान करने में केंद्रित है कि गुणवत्ता संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी और किसी सेवा या यदि गुणवत्ता सुनिश्चयन के अन्य पहलुओं पर हम लोग विचार करें तो हम लोग पाते हैं कि किसी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीकों को संदर्भित करने के लिए, उसका रेफरेंस देने के लिए गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गुणवत्ता आश्वासन से तात्पर्य, इंग्लिश में इसे क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे गुणवत्ता आश्वासन या गुणवत्ता सुनिश्चयन भी कह सकते हैं। और दूसरा टर्म जो है, दूसरी शब्दावली जो है वह गुणवत्ता नियंत्रण है, जिसे आंग्ल भाषा में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। गुणवत्ता आश्वासन में एक गुणवत्ता प्रणाली में लागू मतलब उस गुणवत्ता प्रणाली में मौजूद प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल गतिविधियां सम्मिलित होती हैं ताकि उत्पाद, सेवा या गतिविधि के लिए आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। गुणवत्ता आश्वासन में दो सिद्धांत शामिल हैं। पहला, उद्देश्य के लिए उपयुक्तता, अर्थात उत्पाद इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और दूसरा, पहली बार में ही सही, अर्थात गलतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। गुणवत्ता प्रबंधन के प्रमुख तत्व गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण है। और गुणवत्ता आश्वासन यह आश्वासन देता है कि सही उत्पादन प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है, जबकि गुणवत्ता नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद अपेक्षित मानक से मेल खाएगा या नहीं, जबकि पहला दोषों को रोकने पर जोर देता है तो बाद वाला अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण जो है वह दोषों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। गुणवत्ता आश्वासन यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं के लिए दृष्टिकोण, तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं को सही ढंग से, सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं। गुणवत्ता सुनिश्चयन का यह भी अर्थ है कि सुनिश्चित गुणों वाले दोष मुक्त उत्पाद को निर्मित करना और इसके द्वारा उत्पाद के लिए निर्धारित विशेषताएं निरंतर प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य है, चूंकि यह एक इंडस्ट्री का शब्द है तो इसलिए कई बार होता क्या था कि जब कोई भी चीज़, उदाहरण के लिए यदि एक शर्ट का निर्माण किया जा रहा है तो कई बार उसके निर्माण में कई तरह की बाधाएं आती थी। कई बार ख़राब शर्ट निकल आते थे जिसके बटन ठीक ना हो, जिसका कॉलर ठीक ना हो। तो यह कोशिश की गई इंडस्ट्री में कि कुछ इस प्रकार का खाका खींचा जाए कि दोष मुक्त उत्पादों के निर्माण को ही कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। इसी टर्मिनोलॉजी से और इसी प्रक्रिया से गुणवत्ता आश्वासन शब्द निकल कर आता है। मूलतः गुणवत्ता आश्वासन में गुणवत्ता प्रणाली में कार्यान्वित प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक गतिविधियां सम्मिलित हैं ताकि किसी उत्पाद, सेवा या गतिविधि के लिए आवश्यकताएं और लक्ष्य निर्धारित हों और यह व्यवस्थित और इसको ठीक तरीके से निर्धारित किया जाए और पूरा किया जाए। मूलतः यह व्यवस्थित माप है और एक मानक के साथ तुलना, प्रक्रियाओं की निगरानी और एक संबद्ध फीडबैक लूप इसमें काम करता है, जो कि किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी वस्तु के उत्पाद में या किसी भी सेवा को प्रदान करते वक्त त्रुटियों की, गलतियों की ठीक तरीके से रोकथाम करता है। शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहली बार
ब्रिटिश सरकार ने 1837 में विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा 4 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के लिए दी गई अनुदान राशि के उपयोग के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना था और इस हेतु ब्रिटिश सरकार ने हर मैजेस्टी इंस्पेक्टर, जिसे HMI कहा गया, की नियुक्ति भी की थी। अब विचार यह किया जाना चाहिए कि ऐसी नियुक्ति की आवश्यकता क्यों हुई। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो यह बाद में समझ में आता है कि कालांतर में यही परिवर्तित होकर शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए इन्हीं निरीक्षकों के कार्यों का बाद में विस्तार कर दिया गया और इसके लिए एक निश्चित व्यवहार संहिता का भी निर्माण किया गया, जिससे वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए और इसको कहा गया ऑफस्टेड द ऑफिसर फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विसेज एंड स्किल्स, और इसकी स्थापना 1990 में ब्रिटिश सरकार ने की थी। आगे हम लोग देखते हैं कि मूलतः शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन की विधियां क्या हो सकती हैं। तो गुणवत्ता आश्वासन के लिए या गुणवत्ता सुनिश्चयन के लिए शिक्षा में उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं और गुणवत्ता आश्वासन, जिसे क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को, अर्थात जो एजुकेशन के अन्य स्टेक होल्डर्स है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल, उनका संतुष्टि दर में भी ठीक तरीके से वृद्धि होती है। यदि हम लोग शिक्षण के व्यवसाय को देखें तो उसमें आने वाले शिक्षक शुरुआत में शिक्षण के लिए किए गए बेहद प्रयासों के बावजूद सकारात्मक परिणाम न मिल पाने के कारण तनाव में आ जाते हैं। उस तनाव को भी क्वालिटी एश्योरेंस एड्रेस करता है और उस तनाव को भी कम करने का यत्न करता है। लेकिन लगातार यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो लगातार पढ़ाने के अनुभवों से सीखकर वही शिक्षक शिक्षण रणनीतियों में पारंगत हो जाते हैं, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें निष्णात हो जाते हैं और नए नए प्रयोगों के माध्यम से अपने शिक्षण को रोचक भी बनाते हैं। शिक्षक अपने प्रतिदिन की शिक्षण शैली में बदलाव करके शिक्षण कुशलता के साथ साथ ही नवीन कक्ष कौशलों का भी विकास कर लेते हैं। एडवर्ड सैलिस एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया है, एडवर्ड सैलिस ने, कि शिक्षा को कैसे हम लोग एक उत्पाद के रूप में देखते हैं, कैसे एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, कैसे एक रिजल्ट के रूप में देखते हैं। और जब हम उसे एक रिजल्ट के रूप में देखते हैं तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, उनको हम लोग एजुकेशन में ठीक तरीके से लागू कर सकते हैं और लागू करने के बाद हम लोग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को और बेहतर भी कर सकते हैं। एक नया टर्म भी एजुकेशन में विगत कुछ वर्षों में, दशकों में पॉपुलर हुआ है, वह है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। कहने का तात्पर्य है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन मूलतः किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजन मूलक किंतु युक्तिपरक उपागम है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखता है। यह एक ऐसी विधि या उपागम है जो अपनी प्रकृति में व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है, सिस्टमैटिक होता है और इसका लक्ष्य उच्च मानकों को, हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना, हाई स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करना होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा पद है जो जापानी नीति पर आधारित है और यह मूलतः कुल गुणवत्ता नियंत्रण, समग्र गुणवत्ता नियंत्रण, टोटल क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है और इसी से यह लिया गया है। और यह जो नीति थी वह गुणवत्ता आश्वासन का निष्कर्ष थी। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को सामान्यतया सतत गुणवत्ता सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में शैक्षणिक प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, संवाद का प्रबंधन, विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित किया गया है। किसी भी संगठन को सुधारने के लिए सभी को दी जाने वाली गतिविधियां मुख्यतः जो इसमें सम्मिलित हैं वह है लगातार गुणवत्ता सुधार, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कुल ग्राहक संतुष्टि, कुल कर्मचारियों की भागीदारी, एकीकृत प्रक्रिया प्रबंधन, प्रक्रियाओं के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण। इन 5 बिंदुओं को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में सम्मिलित किया गया है। गुणवत्ता सुनिश्चयन की हमारे देश में कुछ संस्थाएं भी हैं,
4 संस्थाएं मुख्य रूप से इस क्षेत्र में काम करती हैं। पहली संस्था है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे नैक कहते हैं। दूसरी संस्था है भारतीय गुणवत्ता परिषद, जिसे QCI कहते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसे NBA कहते हैं, और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF कहते हैं। ये सारी संस्थाएं गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में, गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इस पूरे व्याख्यान में हम लोगों ने मुख्यतः इस बात पर चर्चा की कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मूल चिंताएं क्या हो सकती हैं, किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, जिसे हम लोग गुणवत्ता आश्वासन या क्वालिटी एश्योरेंस, और अंत में हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के का शिक्षा में क्या योगदान हो सकता है, उस पर चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।